ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई भी सुधार तभी हुआ जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति रिवाज स्वयं तोड़ डाले। एक किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। प्रतिस्पर्धा में गुम होता बचपन। आजकल आप लोग देख भी रहे हैं कि बच्चे क्या करेंगे ये खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं। उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, समाज ये सब तय कर रहा है कि बच्चे को क्या करना है। बच्चे को नीट की तैयारी करना है, जेई की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, स्टेट पीसीएस से एग्जाम की तैयारी करना है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ, आजकल बहुत सारे माँ बाप से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो करने में दिलचस्पी है वो काम करने दीजिए। उन्हें अगर नीट की तैयारी करनी है तो नीट की तैयारी करवाइए। उन्हें यूपीएससी की तैयारी करना है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है, जेई की तैयारी करना है, जो भी करना है। क्योंकि जो उनकी दिलचस्पी होगी ना वो काम करेंगे तो उसमें सफल होने के चांस उनके ज़्यादा रहते हैं और सफल हो भी जाते हैं। लेकिन आप जबरदस्ती थोप देंगे तो उनका मन ही नहीं लग रहा है तो फिर क्या सफल होंगे वो, और फिर वो तनाव में आएंगे। कई बच्चे आप देखते हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं। आजकल माँ बाप उन पर थोप देते हैं और फिर जब वो एक बार असफल होते हैं ना तो उन्हें और दबाव में डालने लगते हैं, उन्हें कमजोर बताने लगते हैं, अपने बच्चे की दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं। अरे भाई, आपके बच्चे की दिलचस्पी नीट के एग्जाम में है और उनके सामने वाले के बच्चे की दिलचस्पी उसमें किस में, जेई में थी। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का पात्र हामिद आज भी हम सबकी स्मृति में है। याद कीजिए कि हामिद के हाथ में खिलौने नहीं, उस पर मेले की चमक धमक का दबाव तो है। फिर भी वह अपनी दादी अमीना की अंगुलियों को चूल्हे की आग से बचाने के लिए लोहे का चिमटा खरीदता है। उस उम्र में हामिद पर ना तो अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव है, ना दूसरों से आगे निकलने की होड़। उसकी समझ, संवेदना, परिस्थिति ही उसका मार्गदर्शन करती है। इस कहानी में मेले का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि बचपन मूलतः तुलना, प्रतिस्पर्धा और परिणाम का नहीं, बल्कि समझ, सहानुभूति और धीरे धीरे सीखने का समय होता है। मगर आज का बचपन उस हामिद से बहुत दूर खड़ा है, दिखाई दे रहा है, जहां बच्चों में उम्मीद की जाती है कि वे कम उम्र में ही हर मोर्चे पर बेहतर साबित हैं हो। यही से यह सवाल उठता है कि क्या हम बच्चों से वह छीन रहे हैं जो बचपन का सबसे जरूरी हिस्सा है। बेहतर करने के दबाव ने आज के बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरे से वार किया है। आज बच्चों पर अच्छा करने का दबाव केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं रह गया है। विद्यालय, घर और समाज तीनों जगह उनसे निरंतर बेहतर साबित होने की उम्मीद की जाती है। बेहतर अंक, बेहतर रैंक, बेहतर स्कूल, बेहतर कैरियर, यह क्रम बचपन को भी एक अंतहीन दौड़ में बदल देता है। समस्या यह नहीं कि बच्चों से मेहनत की अपेक्षा की जाती है, समस्या यह है कि असफलता को सीख नहीं बल्कि कमजोरी मान लिया जाता है। यही सोच धीरे धीरे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अन्य अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भारत में बच्चों और किशोरों में चिंता, अवसाद तथा तनाव से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने का दबाव है। बच्चे अपने आप को केवल परिणामों के आधार पर आंकने लगते हैं। पढ़ाई में पिछड़ना, किसी भी परीक्षा में असफल होना या अपेक्षित स्तर पर ना पहुंच पाना उन्हें स्वयं के प्रति अत्यधिक कठोर बना देता है। आजकल आप लोग बच्चों से बात करके देखिए, आपको तनाव में मिल जाएंगे अधिकतर बच्चे। उम्र के साथ ही यह दबाव अपना रूप बदलता है और प्राथमिक स्तर पर बच्चों से अपेक्षा होती है कि वे अनुशासन में रहें, जल्दी सीखें और हर काम सही ढंग से करें। इस उम्र में बच्चा अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए उसका तनाव व्यवहार में दिखता है। चिड़चिड़ापन, चुप्पी या फिर डर के साथ वह जीने लगता है। आगे की कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते उसकी तुलना और प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाती है। सहपाठियों से आगे निकलने की दौड़, कोचिंग और अतिरिक्त कक्षाओं का बोझ बच्चों की सहज जिज्ञासा को भी दबाने लगता है। किशोरावस्था में यह दबाव और गहरा हो जाता है। बोर्ड परीक्षा, कॉलेज में दाखिला, करियर की चिंता बच्चों को घेर लेती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या के मामले में 15 से 29 वर्ष का आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है और इनमें शैक्षणिक दबाव और परीक्षा में असफलता तथा अपेक्षाओं का बोझ प्रमुख कारणों में शामिल है। लड़कियों के संदर्भ में यह समस्या और जटिल है। पढ़ाई के साथ साथ उनसे सामाजिक अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। संयम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और कई बार घरेलू कार्यों का बोझ उनके लिए लड़कों से ज्यादा दबाव में डालने लगता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में किशोरियों में खून की कमी और पोषण की समस्या व्यापक है और इसका सीधा असर सीखने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके बावजूद लड़कियों के मानसिक तनाव और दबाव पर चर्चा नहीं होती। अक्सर उनसे सब संभाल लेने की अपेक्षा की जाती है, बिना यह समझे कि यह अपेक्षा
उनसे उनके बेहतर भीतर कितनी असुरक्षा पैदा कर सकती है। बच्चों की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं है, फिटनेस, योग, मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि ई स्पोर्ट्स भी बच्चों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए नए अवसर दे रहे हैं। इसी तरह मोबाइल डिजिटल तकनीक को केवल भटकाव मानना वास्तविकता को नजरअंदाज करना है। ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षणिक ऐप, डिजिटल पुस्तकालय और कौशल आधारित मंच सीखने के तरीके बदल चुके हैं। पढ़ाई अब केवल किताब और परीक्षा तक सीमित नहीं रही और बल्कि समझ, प्रयोग और रचनात्मकता को भी महत्व मिलने लगता है। और इन बदलाव के बीच सबसे बड़ा सवाल माता पिता की सोच से जुड़ा है। पुराने पैमाने यानी अंक, रैंक और तुलना में से बच्चों की क्षमता को आंकना आज के समय के साथ मेल नहीं खाता। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, ना ही एक दिशा में आगे बढ़ता। किसी बच्चे की रुचि खेल में है, किसी की कला में है, किसी की तकनीक में है। यह अभिभावक को समझना होगा। जब माता पिता बच्चों को केवल एक तय ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं तो वही दबाव जन्म लेता है, जो आगे चलकर तनाव, असफलता का कारण बनता है। सरकार और शैक्षिक संस्थान भी अब इस समस्या को पहचानने लगे हैं। स्कूलों में परामर्श, हेल्पलाइन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कार्यक्रमों की शुरुआत एक सकारात्मक संकेत है, मगर संस्थागत प्रयास तब तक पर्याप्त नहीं हो सकते जब तक घर का वातावरण सहयोगी ना हो। बच्चे सबसे पहले घर में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, जहां वे बिना डर के अपनी बात कह सकें, अपनी असफलताओं को साझा कर सकें। और आप सोच कर देखिए कि एक छात्र जो विज्ञान की किताबों से इतर मिट्टी के खिलौने बनाते हुए ज्यादा खुश हो रहा है, उसका पारिवारिक माहौल क्या होगा। इसी तरह संगीत में डूबे रहने वाले एक बच्चे के माता पिता अगर उसी पुरानी सोच के आधार पर बच्चे से कुछ अलग की उम्मीद करेंगे तो यह उसका मानसिक शोषण ही होगा। इसलिए बच्चों पर अलग से बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें यह अवसर दें कि वे वही करें और जिसमें उनकी स्वाभाविक रुचि और क्षमता है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का और आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को पूरी तरह बिना दिशा के छोड़ दिया जाए। उन्हें आप देखते हैं कि मार्गदर्शन और निगरानी की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह निगरानी नियंत्रण या डर के माध्यम से नहीं बल्कि समझ और संवाद के माध्यम से होनी चाहिए। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनके निर्णयों में भरोसा रखा जा रहा है, तब वे दबाव में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ऐसे में बच्चों और माता पिता के बीच संवाद और भरोसा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अनुभव और उत्साह के बीच संतुलन तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे को सुने और समझें। हामिद को फिर से याद कीजिए, उसके पास बिल्कुल बहुत विकल्प बहुत थे, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद की जरूरत चुनी चुनी थी। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग अपने अनुभव भी शेयर किया करिएगा। आपको क्या लगता है कि जो मैं जिस तरह की बात कह रहा हूँ वो सही है। आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा। ये हंसी भरा जीवन, हंसते और मुस्कुराते हुए लोगों को गौर से देखिए तो दिल में उनकी तरह ही भावना उमड़ने लगती है। ऐसे लोगों के पास कुछ पल ठहर कर वहां से जब भी लौटिए तो उदास जिंदगी भी आनंदित लगने लगती है। दार्शनिक शेख जादी ने भी खुश दिल शब्द को गढ़ते हुए इसका ध्यान रखा कि इसे सही समझा जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन को खुश और मदमस्त देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। सच ही है कि एक बार तो यह सवाल जहन में पैदा होता ही है, जो लोग ऐसे अंदाज में रहते हैं वे अपने विचार कैसे संतुलित कर पाते हैं होंगे। और सही कहा जाए तो यह जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, और इस मिश्रण में अपने आसपास हंसी और खुशी के पल निर्मित करने वाले लोग ही सही मायने में सच्चे और अच्छे होते हैं। यही लोग बगैर किसी आडंबर या दिखावे के किसी का भी दिल जीत लेते हैं। खुश रहने वाले कई कारणों से चर्चा में भी रहते हैं। एक लोग जरा सी बात पर कष्ट, तकलीफ और तनाव का रोना लेकर नहीं बैठे रहते, मगर इनकी बातों में छोटी छोटी खुशियों का जिक्र जरूर होता है। और आप देखिए, ये लोग मौसम सुहावना होने पर और किसी मित्र का बहुत दिनों तक बाद फोन आने पर या फिर गमले में उगे पौधे पर फूल खिल जाने जाए तो भी झूम झूम कर नाचने लगते हैं, मानो कोई लॉटरी लग गई हो। इनके दिल में सकारात्मकता का ऐसा साम्राज्य रहता है कि खुशी और हंसी खुद आकर इनके गले से लगा लेती है इन्हें। और आप देखते हैं, इसलिए खुश दिल और हंसते हुए लोग अपने समाज की जान बन जाते हैं। लोग भले ही किसी शानदार दावत में जाने से मना कर देंगे, मगर इन भले लोगों के साथ बैठने के लिए 10 बहाने खोजते हैं। इनके पास से उठकर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए इनको तो शब्द भी नहीं चाहिए। ये तो
इसी प्रकार भगवान के भजन कर मैं स्वयं आनंदित होता हूँ और उस समय उत्पन्न हुई प्रसन्नता ही मुझे परिस्थितियों से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। यदि मैं अपनी पूजा पाठ के बदले भगवान से कुछ मांगूंगा तो यह मेरी सिद्धा नहीं बल्कि भगवान से सौदेबाजी होगी। इस प्रसंग में गहरी बात है, संदेश है। दरअसल यह प्रसंग नहीं, जीवन को हल्का फुल्का बनाने रखने का मूल मंत्र है। महान दार्शनिक प्लेटो कहते हैं कि हमारा यह जीवन हमारे विचारों को की ही अभिव्यक्ति है, यानी विचार खुशदिल हैं तो जीवन भी खुश से भरा हुआ है। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर के पैर में फोड़ा हो गया। शिष्य उनके पास आकर संवेदना जताने लगे। गुरुदेव गीता गा रहे थे और सभी को अचरज हुआ। गुरुदेव बोले कि मुझे फोड़ा नहीं हुआ, मेरे पैर को हुआ है, मैं तो आनंद में हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। 10 दिन बाद संगीत उत्सव है, उसकी तैयारी पर ध्यान दो। छात्र तो उनकी बात सुनकर गदगद हो गए। कितनी प्यारी बात है कि ऐसे लोगों के भीतर दर्द में भी आह नहीं बल्कि जीने की चाह है। फ्रांस में नोके नामक संत थे और वहां के राजा चार्ल्स उनकी विद्वता के बहुत कायल थे। उन्हें सम्मानित कर अपने दरबार में लाना चाहते थे, लेकिन जब नौके इसके लिए तैयार नहीं हुए तो राजा स्वयं उनके मठ में पहुंच गए और वहां धर्म के साथ साथ कई अन्य विषयों पर वार्तालाप हुई। राजा ने उनसे कुछ राजनीतिक विषयों पर भी सलाह ली। दरबारियों को यह सब अच्छा नहीं लगा। मुख्य सलाहकार तो नौके का अपमान करने को तैयार हो गया। अगले दिन जब नौके राजा और अन्य संभ्रांत नागरिकों के साथ गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे तो वह सलाहकार क्रोधित होकर आया और नौके को अपशब्द कहे, तुम बड़े विद्वान और ईश्वर के निकट माने जाते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ईश्वर इस समय क्या कर रहे हैं? संत ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, इस समय पृथ्वी पर जो लोग हंसकर जी रहे हैं वह उन्हें उन्नत कर रहे हैं और जो शिकायती तथा कलेशी हैं उन्हें वह तुरंत ही नीच बना दे रहे हैं। संत की मधुर वाणी में संयमित जवाब सुनकर उस अहंकारी सलाहकार का सारा घमंड चूर चूर हो गया। इसलिए हंसकर जीने का अपना एक अलग ही दर्शन होता है। यह सेहतमंद मन की निशानी है। इसलिए तो खुश दिल मरीज से चिकित्सक भी कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और आप देखिए, इसलिए खुश दिल होने का अपना एक अलग ही आनंद है। जिंदगी का आईना हंसकर देखने में साफ नजर आता है। सतरंगी दुनिया के हर रंग उदासी में बदरंग नजर आते हैं। सौभाग्य आंखें चुराने लगते हैं। और आप देखिए, जरा ठीक से देखो तो यह जीवन इतना भी जटिल नहीं है। बस उदास मन से ही की गई यात्राएं जरूर कठिन होती हैं। जरूरत है मन के ठहराव की। अगर एक बार हम ठहर गए तो भटकाव का प्रश्न नहीं उभरता और फिर हंसते हुए जीवन यात्रा मंजिल तक पहुंचेगी और यही जीवन की सच्ची यात्रा भी होगी। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। रोजगार का संकट। देश में पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी एक समस्या गंभीर मुद्दा बना हुआ है और इससे बड़े स्तर पर युवा श्रम शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और यह राष्ट्र के संपूर्ण विकास में भी अवरोध पैदा कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था को तभी संतुलित माना जाता है जब उसमें आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते होंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ युवाओं की आबादी अन्य देशों की तुलना में अधिक है, मगर इस कार्यबल को व्यापक रूप से राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट से किया जा सकता है और इसमें कहा गया है कि देश में 15 वर्ष उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर पिछले वर्ष दिसंबर में बढ़कर 4.8% तक पर पहुंच गई, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 4.7% था। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का असर ज्यादा रहा, जहां इसकी दर नवंबर में 6.5% से बढ़कर 6.7% हो गई और इससे स्पष्ट है कि सरकारी और निजी संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत स्किल इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन इनका असर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रहा। कई युवा और श्रमिक वर्ग अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और कृत्रिम मेधा और डिजिटलीकरण के कारण भी रोजगार में कमी आई है। हालांकि डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए, लेकिन इनमें भी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि रोजगार की मांग के अनुपात में सरकारी नौकरियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे भी रोजगार हासिल करने के समान अवसरों को प्रभावित करते हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में राहत की बात यह है कि वहां पिछले वर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच बेरोजगारी दर 3.9% पर स्थिर है।
दरअसल किसी भी देश में संपूर्ण आर्थिक विकास तभी संभव हो पाता है जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी तथा गरीबी, भुखमरी और सामाजिक असमानता में कमी आए तथा रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। सवाल है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा, क्या मौजूदा परिस्थितियों की लिहाज से उसे तय समय में हासिल किया जा सकेगा। यह सच है कि बेरोजगारी दर में उतार चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी दर में कमी लाने के लिए शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने की को प्राथमिकता दी जाए। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं, तभी भारत सही मायने में एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। विकल्प का ईंधन जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से बढ़ते जलवायु संकट के बीच पूरी दुनिया में स्वच्छ ईंधन की जरूरत महसूस की जाने लगी है, मगर इस दिशा में प्रयास बहुत कम हो रहे हैं। स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर योजनाएं तो बन रही हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन की गति बेहद धीमी है, जबकि जीवाश्म ईंधन पर अब भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इससे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन को वैश्विक स्तर पर चिंता तो है, लेकिन इससे निपटने के उपायों पर गंभीरता से काम नहीं हो पा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से हाल में जारी एक रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि स्वच्छ ईंधन से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वर्ष 2030 तक निवेश को 4 गुना बढ़ाकर सालाना $100 अरब करने की आवश्यकता है। जाहिर है कि अगर इस तरह की चेतावनियों और सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस समय स्वच्छ ईंधन पर सालाना करीब $25 अरब के ही निवेश हो रहा है। दरअसल स्वच्छ ईंधन को लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित योजनाओं की लागत अधिक होने से कई देश पीछे हट जाते हैं। वहीं सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं विकसित देश खुद इसमें कटौती करने के बजाय छोटे और विकासशील देशों पर नाहक दबाव बनाते रहे हैं। ऐसे में स्वच्छ ईंधन को साझा प्रयासों से प्रोत्साहित करने का वैश्विक लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। इसमें दोहराय नहीं कि जलवायु संकट से निपटने की दिशा में स्वच्छ ईंधन अहम भूमिका निभा सकता है। इसके इस्तेमाल से उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में बढ़ते उत्सर्जन को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। लिहाजा स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए न केवल भरोसेमंद और निवेश योग्य परियोजनाएं बनानी होंगी, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू भी करना होगा। जीवाश्म ईंधन के निरंतर इस्तेमाल से पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती रही। इस संकट से बचने के लिए स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा ही बेहतर विकल्प है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।